बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 281 मुलाहिज़ा फरमाएं। चंद मामलाती बातों के बाद हमारे दरमियान राब्ता ख़त्म हो गया। साउथ में मुझे हाथों हाथ लिया गया। शोएब गौरी के कमरे में जब मैं पहुंचा तो वो नील आर्मर से फ़ोन पर अपनी गुफ्तगू से फारिग हो चुका था। उसने पुरजोश मुसाफा करते हुए कहा, वहीदान, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने घड़ी पर निगाह डाली और कहा, मैं तो ठीक वक्त पर पहुंचा हूँ, तुम लेट नहीं हो। उसने कहा, लेकिन मैं ही कुछ जल्दी में हूँ। आज की हंगामा खेजी में इजाफा होता जा रहा है। अब कौन सी नई बात होगी शोएब? वो दोनों हाथों को आपस में मलते हुए बोला, मुझे एक इमरजेंसी में फौरी तौर पर मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक 5 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना होगा। हमारे पास बाई में गुफ्तगू के लिए बस यही घंटा आधा रह गया है। मैंने कहा, शोएब, मैं तुम्हारी इमरजेंसी में नहीं जाऊंगा, बस इतना बता दो तुम किस मुल्क की तरफ जा रहे हो। उसने ठहरे हुए लहजे में बताया, मॉरिशस। ओह, मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, अपने साथियों की तदफीन में तो तुम किसी तौर भी शिरकत नहीं कर सकोगे। मुझे तो लग रहा है कल रात वाले मिशन में भी तुम मेरा साथ नहीं दे सकोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल रात किसी भी वक्त वापस आने की। वो सर को इस बात ही जुम्बश देते हुए बोला, मुझे बस जाना आना ही करना है। मॉरिशस में बामुश्किल 1 घंटे का काम है। जो भी फर्स्ट या सबील फ्लाइट दस्तियाब हुई मैं वापस आ जाऊंगा। वैसे भी कल रात वाला हमारा मिशन रात के आखिरी हिस्से ही में आगाज होगा। थोड़े तवक्कुफ के बाद उसने इजाफा किया, वैसे मैंने एहतियातन कबीर शाह को खुसूसी हिदायत दे दी है। वो मेरा खास आदमी है और मेरी गैर मौजूदगी में साउथ के सारे मामलात को वही ऑपरेट करता है। खुदा न खासा मैं ना पहुंच सका तो कबीर शाह तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा। मैं यहाँ से रवाना होने से कबल उससे तुम्हारी मुलाकात भी करवा दूंगा। मैंने मुतमईन होते हुए कहा, ठीक है शोएब, तुम्हारी मजबूरी को मैं महसूस करता हूँ। मुझे खुद सख्त अफसोस है कि अपने साथियों की तदबीन में शिरकत नहीं कर सकूंगा। वो अफसुर्दा लहजे में बोला, कराची से मॉरिशस हफ्ते में 4 फ्लाइट्स हैं। अगर मैंने इस फ्लाइट को मिस कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम समझदार हो, मेरी तंजीमी पेचीदगियों को महसूस कर सकते हो। मैंने इस बात में सारी लाया तो उसने कहा, यह लगभग 8 घंटे की फ्लाइट है। मैं कोशिश करूंगा उधर से भी दोपहर तक मुझे किसी फ्लाइट में सीट मिल जाए। मैंने शोएब से पूछा, मिस्टर नील आर्मर से तफसीली बात हो गई? हाँ हो गई। वो बोला, मिस्टर नील आर्मर ने सोने की बादियाफ्त में हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया है। वैसे तुम्हारे लिए खुशखबरी है, नील आर्मर अगले हफ्ते कराची आ रहा है। वो तुमसे भी चंद अमूर पर बातचीत करना चाहता है। जरूर, मैंने खुश दिली से कहा। शोएब ने अपनी मेज की तरफ से एक तयशुदा कागज निकाला और बड़ी एहतियात से उसकी तय खोलने के बाद मेज पर फैला दिया। मैंने उस बड़े साइज के कागज को बागोर देखा तो पता चला वो एक नक्शा था, इंडो पाक का तफसीली सरहदी नक्शा। एक मुकाम पर स्याह मार्कर से बड़ा सा दायरा बना हुआ था। मैंने उस दायरे के अंदर निगाह डाली तो मुझे बॉर्डर के इधर उधर लाहौर और अमृतसर नजर आया। शोएब ने पाकिस्तानी हुदूद में सरहदी मुकाम के करीब उंगली रखते हुए कहा, वहीदान, ये तुम्हारा आबाई गांव मौजू रखा वाली है। मैंने हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात के साथ उस जगह को देखा जहाँ मेरा गाँव आबाद था। उसी गाँव के एक मतरूक कुएं में 4/4 अरब की मालियत का सोना दफन था। शोएब की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो सरहद के उस पार एक जगह पर उंगली रखते हुए मुझे बता रहा था, और ये है जिला अमृतसर का छोटा सा गांव रामपुर। अपने बाप की डायरी में लिखी हुई तफसील मेरे जहन में रोशन हो गई। रामपुर का चौधरी करम दास बड़े चौधरी मोहम्मद रमजान का गहरा दोस्त था, क्योंकि वो एक ही थैली के लोग थे। दोनों का खुफिया पेशा एक ही था, यानी वो स्मगलिंग के धंधे में गर्दन गर्दन तक धंसे हुए थे। मैंने बुरख्याल अंदाज में कहा, चौधरी नवाजिश अली का बाप मलक रमजान तो घोड़ी से गिरकर मर गया। पता नहीं रामपुर का चौधरी करम दास भी जिंदा है या खत्म हो गया। पता है, क्योंकि मैंने पता चला लिया है, शोएब ने गंभीर लहजे में कहा। करमदास अब इस दुनिया में नहीं, उसका बेटा रामदास आजकल रामपुर का चौधरी है। तुम्हारे काम करने का अंदाज बहुत तेज रफ्तार है शोएब। मैंने मुतअज्जब नजर से उसे देखा। मजबूरी है। वो खफीफ अंदाज में मुस्कुराया। ये जमाना ही तेजी का है। जो लोग जमाने या वक्त का साथ नहीं देते बुरी तरह रोन दिए जाते हैं। वक्त और जमाना उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। मैं तुम्हारे ख्यालात से 100% मुत्तफिक हूँ। मैंने कहा, मेरे तजर्बे ने भी मुझे यही बताया है। वो अचानक संजीदा हो गया, वहीदान, डायरी के वो 2 सफ़ात कहाँ हैं? मैंने अपनी पैंट की खुफिया जेब से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल वो वर्क निकाल कर शोएब की तरफ बढ़ा दिया। डायरी के सफ़ात में मुख्तलिफ लकीरों की मदद से मतरूक कुएं की बड़े वाज़े अंदाज में नक्शा बनाकर निशानदेही की गई थी और दायरे की शक्ल में कुएं के मुकाम को सरहद के करीब दिखाया गया था। कौन सी बात बन गई? मैंने पूछा। वो बोला, देखो वहीदान, इस मरतबा उसने अपने नक्शे के एक मुकाम पर उंगली रखी हुई थी। ये रकम वाली की वो जमीन है जहाँ वो मतरूक कुआं वाक़ था। इसलिए कह रहा हूँ कि पता नहीं अब वो होगा भी या नहीं। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कंधे उचकाते हुए दोबारा अपने नक्शे की जानिब मुतवज्जे हो गया और इधर उधर उंगली को हरकत देते हुए बोला, हमारा मतलूबा मतरूक कुआं सरहद के बहुत करीब वाक़ है और सरहद की दूसरी जानिब चौधरी रामदास की जमीनें शुरू हो जाती हैं। एक लम्हे को रुककर उसने वज़ाती अंदाज में कहा, तुम ये न समझना कि दोनों मुल्कों के दरमियान यहाँ बाकायदा कोई बॉर्डर मौजूद है। हरगिज़ नहीं। सिर्फ निगरानी पर मामूर अफराद ही जानते हैं कि कहाँ पाकिस्तान की हद खत्म होती है और कहाँ से भारत की जमीन शुरू हो गई, वरना ये सारी अराजी आपस में मिली हुई है और तहद्दे निगाह लहलहाते हुए खेत दिखाई देते हैं। मैं कोई सवाल जवाब किए बगैर खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। वो एक और मुकाम पर उंगली रखते हुए बोला, ये चौधरी निजामुद्दीन की ज़मीनें हैं जो पाकिस्तानी हुदूद में मलक नवाजिश अली की ज़मीनों से मिली हुई हैं।
लेकिन मतरूक कुएं से इनका फासला बहुत ज्यादा है। बिलाखिर मैंने पूछ ही लिया। भाई सारी तफसील का मकसद नहीं समझ सका। मकसद सिर्फ इतना है कि हम खुल्लम खुला और अलल ऐलान उस मतरूक कुएं की खुदाई नहीं कर सकते। वो गहरी संजीदगी से बोला। इस काम के लिए हमें आसपास की कोई जमीन इस्तेमाल करना होगी। जाहिर वो जमीन मलक नवाजिश की तो नहीं हो सकती। मैंने टटोलती नजर से उसे देखा और कहा, किसी सुरंग वगैरह का इरादा है? तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, वो तस्दीकी लहजे में बोला। और ये आइडिया भी मिस्टर नील आर्मर का है। कल जब तुम एल्स में मुझसे मुलाकात करने के बाद रवाना हुए तो तुम्हारे जाते ही नील आर्मर का फोन आ गया। वो मेरा बेतकल्लुफ, गहरा और मुखलस दोस्त है कि मैं अपने ओपन बिजनेस के अक्सर मामलात उससे जरूर डिस्कस करता हूँ। फिर हम चूंकि सोने के सिलसिले में उसके गोल्ड अकाउंट बैंक को भी इस्तेमाल करेंगे, तो इस वजह से भी मैंने उससे इस नए प्रोजेक्ट से आगाह करना जरूरी समझा। और फिर हम चूंकि सोने के सिलसिले में उसके गोल्ड अकाउंट बैंक को भी इस्तेमाल करेंगे, तो इस वजह से भी मैंने उसे इस नए प्रोजेक्ट से आगाह कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद उसने मशवरा दिया कि कुआं खोद कर ये मकसद हासिल करना इंतहाई खतरनाक होगा। मलिक नवाज़ अली कोई बहुत बड़ा फड्डा खड़ा कर सकता है। मुझे भी नील आर्मर की ये बात पसंद आई और मैंने खुदाई वगैरह का प्रोग्राम खत्म कर दिया। यकीनन तुम्हें भी नील आर्मर की सुरंग वाली तजवीज़ ज्यादा जानदार लगेगी। हाँ, ये ज्यादा महफूज और जानदार है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। वो बोला, मैंने सुबह तुम्हें फोन पर बताया कि दफीने तक रसाई के लिए हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक नेशनल और दूसरा इंटरनेशनल। इन दोनों रास्तों पर 2 मुख्तलिफ आदमियों से हमारा वास्ता पड़ेगा। वो दोनों आदमी हैं चौधरी निजामुद्दीन और चौधरी रामदास। वो खामोश होकर सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। मैंने मधुबनाना लहजे में कहा, इन 2 आदमियों से हमारा वास्ता इसलिए पड़ेगा कि हमें मतरूक कुएं तक सुरंग लगाने के लिए इनमें से किसी एक की जमीन इस्तेमाल करना होगी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। मैं और नील आर्मर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमें अपना मकसद हासिल करने के लिए रामदास की जमीन को इस्तेमाल में लाना चाहिए, क्योंकि वहां से मतरूक कुएं का फासला चंद गज से ज्यादा नहीं, बहुत हुआ तो आधा फरलांग होगा, जबकि चौधरी निजाम की जमीन से ये फासला 15-20 गुना होगा। मैंने नक्शे की बारीकियों को गौर से देखते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। चौधरी निजाम दीन की जमीन को इस्तेमाल करने की सूरत में हम कम अज कम 1 मील की सुरंग निकालना होगी, क्योंकि खासा मुश्किल और सबर आजमा काम है। लेकिन तुम दोनों का इत्तफाक भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कौन सी बात उलझा रही है? शोएब ने पूछा। मैंने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक मलक नवाज़ अली का बाप मलक रमजान और रामदास के बाप करमदास में बड़ा गहरा याराना था, लिहाजा मलक नवाज़ अली और रामदास भी आपस में दोस्त होंगे। चौधरी रामदास एक दोस्त के खिलाफ हमें अपनी जमीन क्यों इस्तेमाल करने देगा? फिर अगर हम वो सोना रामपुर की जमीनों की मदद से निकालेंगे तो वो पाकिस्तान किस तरह लाया जाएगा? क्योंकि मौजू रामपुर तो अमृतसर में है और अमृतसर भारत में है। तुम्हारे दोनों सवालात के जवाब मेरे पास हैं, वो धीमे अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि आजकल मलक नवाज़ और रामदास में शदीद किस्म की दुश्मनी चल रही है और बाद स्मगलिंग के तनाज़ात के सबब वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। और जहाँ तक ये सवाल है भारी मालियत के सोने को भारत से पाकिस्तान लाने का, तो ये हमारा दर्द-ए-सर नहीं है। नील आर्मर बरामदत को वहीं रामपुर गांव ही में अपनी तहवील में ले लेगा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, इसका मतलब है नील आर्मर पूरी तरह इस प्रोजेक्ट में इन हो चुका है। शोएब गौरी ने इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, हम नुक्ता उठाया, नील आर्मर एक मसरूफ बिजनेसमैन है। अगर वो हमारे प्रोजेक्ट में इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है तो यकीनन उसके बदले वो कोई माली फायदा भी चाहेगा। हाँ ये तो है, शोएब ने कहा। सोने का वो बेवपारी फायदे का ख्वाह तो है, लेकिन मैं उसे कम से कम पर राजी कर लूंगा। तुम फिक्र ना करो, हम दोनों की बिजनेस पार्टनरशिप ज्यादा मुतासर नहीं होगी। मैं नील आर्मर के मिजाज को समझता हूँ, वो मेरी बात मान लेगा। वो तुम्हारी बात इसलिए मान लेगा कि तुम्हारा दोस्त है, मैंने कहा। मगर रामदास को इतनी आसानी से नहीं टरकाया जा सकेगा, वो भी इस दफीने में से कुछ न कुछ जरूर तलब करेगा। हाँ ये उसका हक होगा, शोएब ने कहा। ऐसे मामलात में दिल और हाथ को जरा खुला रखना पड़ता है वैदान। ये एक तरह से ज्वाइंट वेंचर होगा जिसके मरकजी किरदार हम दोनों हैं। मैंने पूछा, सरदबार के मामला तुम लोग खुद ही देखोगे ना? हाँ वैदान, शोएब ने यकीनी लहजे में कहा। उधर और इधर के तमाम मसाइल को हल करना मेरा काम है। इंटरनेशनल मामलात में नील आर्मर ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। तुमने ये प्रोजेक्ट मुझे सौंप दिया है, अब तुम्हें इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। तुम्हें कुछ भी नहीं करना। ये सारी बातें तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि एक दोस्त होने के नाते तुम हर मामले से बाखबर रहो। शोएब की तसल्ली ने मेरे कंधों का बोझ उतार फेंका। मैंने उसे बताया कि एक आध रोज में हुंडी के जरिए मेरी रकम सिंगापुर से कराची आ रही है। मैंने उसे अमाउंट के बारे में भी बता दिया। उसने इतनी बड़ी रकम की खबर पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, इतना ज्यादा मालदार बन जाने के बाद अपने इस दोस्त को मत भूल जाना। सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्त, मैंने ठोस लहजे में कहा। मगर हुंडी वाला मामला मुझे उलझा रहा है। हालांकि मेरे खैर ख्वाह चियांगशू ने हुंडी के कारोबार की खासी तारीफ की है। शोएब गौरी ने कहा, तुम मुतमईन रहो, ये इंतहाई ईमानदाराना कारोबार है। मैं कराची के हुंडी वालों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनमें चंद मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तुम्हारी रकम की एक पाई भी इधर उधर नहीं होगी। शोएब की इत्मीनान दिलाने पर मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गया। मैं जब वापस फ्लैट पहुंचा तो रात के 8 बज रहे थे। सूरज गुरूब हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। साहिल टीवी के सामने बैठी हुई कोई तफरीह चैनल देख रही थी।
मुझे सबसे पहले साहिल को अपने साथियों की तदफीन की तफसीलात से आगाह करना पड़ा। कब्रिस्तान में सब खैरियत गुजरी थी और किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया था। शोएब गौरी मुझसे मुलाकात के बाद मॉरीशस रवाना हो गया। तब उसका नायब कबीर शाह कब्रिस्तान में कदम कदम पर मेरे साथ रहा था। कब्रिस्तान से निकलते वक्त कबीर शाह ने मुझसे कहा था वो कल दिन में किसी वक्त मुझसे राब्ता करेगा ताकि रात वाले ऑपरेशन का लाए अमल तैयार किया जाए। शोएब गौरी के प्रोग्राम के मुताबिक मैंने कबीर शाह की संगत में वो मार का सर करना था। मेरी पूरी बात सुनने के बाद साहिल ने कहा, वहीदान मुझे तो सख्त भूख लग रही है, चलो कहीं बाहर चलकर डिनर करते हैं। आजानी जानकी देवी की तरह साहिल भी भूखी बहुत कमजोर थी और खास तौर पर जब उसने मार्शल आर्ट्स और योगा की प्रैक्टिस शुरू की थी उसकी भूख दो चंद हो गई थी। तब मैं उसे गाए भगाए टोकता रहता था, ये खाओ और ये ना खाओ। मुझे खदशा था कि अगर उसने खाने पीने के मामलात को बेकायदा और खुला छोड़ दिया तो तेजी से फरबा होती चली जाएगी, क्योंकि मर्दों की बनिस्बत औरतों में मोटा होने का ज्यादा रुझान पाया जाता है। 15 मिनट बाद हम दोनों नीली शराड में बैठकर किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में क्लिफ्टन की सड़कों को नाप रहे थे। साहिल ने कहा, कल रात आते हुए उसने रास्ते में खाने पीने के कई मुकामात एक ही जगह देखे थे। वो बोट बेसिन का जिक्र कर रही थी। मैंने कहा उस तरफ फिर कभी चलेंगे, फिलहाल तो मुझे भी ठीक ठाक भूख लग रही है, आज उसी को चेक करते हैं। उसके साथ ही मैंने गाड़ी बाहर एक माकूल सूरत रेस्टोरेंट की जानिब इशारा किया। इस वक्त हम जमजमा के इलाके से गुजरकर सुपर मार्केट की तरफ जा रहे थे। साहिल ने मेरी तायद की तो हम उसी रेस्टोरेंट में जा बैठे। वो रेस्टोरेंट माकूल सूरत ही नहीं बल्कि माकूल सीरत भी वाक़ हुआ। हम दोनों ने पेट भरकर खुश जायका और मियारी खाना खाया। जब मैंने वेटर से बिल लाने को कहा तो साहिल बोली, तुम बिल के मामला से निपटो, मैं जरा वॉशरूम से हुआ हूँ। मैंने इस बात में सारी लाने पर इत्तफाक किया। 5-6 मिनट बाद वो वापस आ गई। साहिल अकेली वॉशरूम की तरफ गई थी, लेकिन वापसी में वो अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ 2 और भी थी और उन 2 में से एक को पहचानने में मैंने एक लम्हे की ताखीर नहीं की। वो बिलाशुबा मुमताज थी। माधुरी दीक्षित की ममा सेल वो हसीन और जमील लड़की बहुत कम वक्त के लिए मेरे पास रही थी। मैं नबी सर के काजी सुल्तान की उससे इकलौती औलाद लाडली बेटी को रेस्टोरेंट में देखकर हैरान रह गया। वो तीनों आपस में बातें करते हुए मेरी जानिब बढ़ रही थी। मुमताज से मेरी निगाह मिली तो उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। उसके साथ ही लड़की को मैं पहली मर्तबा देख रहा था। फहीदान तुम इस कदर बदल गई हो, मुमताज ने मेरे नजदीक आने पर हैरत अमेज लहजे में कहा। उसने इतनी बेतकल्फी का मुजाहरा किया कि रस्मी अलैग स्लैग को भी फरामोश कर बैठी। मैंने अपनी सीट से खड़े होकर उसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया, फिर तीनों उसी मेज के गिर्द बिछी कुर्सियों पर बैठ गए। आजकल मैंने अपने हुलियों में चूंकि बहुत ज्यादा तब्दीली कर ली थी, इसलिए मुमताज ने मेरे बदल जाने पर हैरत का इजहार किया। ये शबाना है, मुमताज अपनी साथी लड़की की जानिब इशारा करते हुए बोली। अंकल बाकर की बेटी, तुम मिनास बाकर से तो वाकिफ हो ना? मेरे शबाना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सारी लाया। मतलब ये था कि मैं मिनास बाकर से वाकिफ हूँ। वो शबाना को मुखातिब करते हुए बोली, वहीदान का जिक्र तो मैं तुमसे इतनी मर्तबा कर चुका हूँ कि इसके तारुफ की जरूरत बिल्कुल नहीं। मुमताज का अंदाज बहुत मानी खेज और बोल्ड था। मेरे दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी। मुमताज की बेबाकी में पहले भी देख चुका था और खास तौर पर उसने नबी सर में पुलिस वालों के सामने जितने खुले डुले अंदाज में मेरी हिमायत की थी, उससे भी यही जाहिर होता था वो मुझ में संजीदा किस्म की दिलचस्पी ले रही है। मेरे तारुफ पर शबाना भी मुझे ऐसी निगाह से देखने लगी जैसे दाल में कुछ काला हो। मुमताज के साथ ही शबाना की उम्र 25 साल रही होगी। वो गुदाज बदन की मालिक एक अल्ट्रा मॉडर्न लड़की थी। नमकीन चेहरे वाली सांवली लड़की के नकूश में एक तीखापन मौजूद था जो बेपनाह कशिश पैदा कर रहा था। मैंने मुमताज से पूछा, तुम यहाँ कराची में? 2 दिन पहले आई हूँ, उसने शोखी से बताया। बाबा छोड़ गए, कम से कम 1 माह रहूंगी यहाँ। फिर वो शबाना की तरफ देखते हुए बोली, 2 हफ्ते बाद इसकी शादी है, बस इसी सिलसिले में शॉपिंग वगैरह चल रही है। अपनी बात खत्म करते उसने सवाल दाग दिया, और तुम तो ऐसे बेमुरव्वत निकले कि पलट कर खबर ही नहीं ली। उसके अंदाज में शीरीन शिकवा था। साहिल जो इसी दौरान में बिल्कुल खामोश बैठी थी अचानक बोल उठी। उसने मुमताज को मुखातिब करते हुए कहा, वहीदान ने जब तुम्हें डाकुओं के चुंगल से छुड़ाया था तो अपना तारुफ कराते हुए खुदाई फौजदार के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उससे बेमुरवती का गिला ना करो, ये मुश्किल वक्त ही में सामने आता है, जैसा कि अब। साहिल के आखिरी जुमले ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैं ये बात तो जान गया था कि साहिल किसी भी लड़की या औरत को मुझसे बेबाक या बेतकल्लुफ होते हुए नहीं देख सकती थी। मुमताज की मौजूदगी में वो जैसे आप हो जाती थी, लेकिन इस वक्त मुमताज के हवाले से उसने जिस तरह अपनी बात को खत्म किया, उसके पेश नजर मैं मुमताज से पूछने पर मजबूर हो गया। इस वक्त कौन सी अफ्ताद आन पड़ी? मुमताज के बजाय साहिल ने मेरे सवाल का जवाब दिया। इसका मतलब यही था कि वो मेज पर पहुंचने से पहले मुमताज की मौजूदा सूरत हाल से आगाह हो चुकी थी। वहीदान 2 गुंडे इनका ताकुब करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं फौरन अलर्ट हो गया, क्या वो दोनों इस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद हैं? मैंने बदस्तूर शबाना की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, वो नफी में सारी लाते हुए बोली, वो अंदर दाखिल नहीं हुए बल्कि हमारे बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होंगे, जैसा पहले करते रहे हैं। ये किस किस्म के गुंडे हैं भाई? मैंने शबाना से इस्तफसार किया। और कब से तुम लोगों के पीछे लगे हुए हैं? उसने बताया, हम 3-4 घंटे से निकले हुए हैं, मुख्तलिफ स्टोर से शॉपिंग करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। मैं ठीक तो नहीं बता सकती कि वो कब से हमारे ताकुब में है, लेकिन गुज़िश्ता 1 घंटे से हमने उन्हें मुसलसल ताकुब में देखा है।
हम जिस भी दुकान या स्टोर के अंदर जाते हैं वो हमारे पीछे अंदर दाखिल नहीं होते, बल्कि बाहर ही हमारा इंतजार करते रहते हैं। और जैसे ही हम अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते हैं वो हमारे ताकुब में लग जाते हैं। क्या उनके पास भी गाड़ी है? मैंने पूछा। वो दोनों मोटरसाइकिल पर हैं, शबाना ने कहा। उनके पास हुंडा 125 है। मैंने पूछा, क्या उन्होंने अभी तक आपसे कोई बात की है या किसी किस्म की कोई और हरकत? शबाना ने नफी में गर्दन हिला दी। मुमताज ने कहा, मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे वो हमारे ठिकाने का सुराग लगाना चाहते हो। वो ये मालूम करना चाहते हो कि हम कहाँ रहते हैं। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, मैंने कहा। खैर देख लेते हैं उन सुराग रसानों को भी। शबाना बेपरवाही से बोली, मुझे तो इस एडवेंचर में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मुमताज ख्वाब परेशान हो रही है। इसी की इसरार पर मैं इस रेस्टोरेंट के अंदर आई हूँ। यहाँ से हम डैडी को फोन करके उन दोनों गुंडों के बारे में उन्हें बताते, लेकिन इससे पहले हमारी साहिल पर नजर पड़ गई और हम फोन करने की बजाय तुम्हारे पास आ गए। एक लम्हे का तवक्कुफ करके उसने कंधे उचकाते हुए कहा, वैसे अगर उन्हें हमारे बंगले का पता चल भी जाए तो वो हमारा क्या बिगाड़ देंगे? इस शहर के हजारों लोग मेरे डैडी और हमारे घर से वाकिफ हैं। मैंने महसूस किया शबाना खासी पूरे एतमाद और बेपरवाह लड़की थी और उसकी वजह भी साफ जाहिर थी। वो अखबार के मालिक और एडिटर की बेटी थी। प्रेस वालों से तो अच्छे अच्छे बारसूख लोग भी डरते हैं, और जिन लोगों से दूसरे डरते हों उनमें खुद एतमादी तो पैदा हो ही जाती है। मुमताज ने गहरी संजीदगी से कहा, मैं उन मोटरसाइकिल सवार गुंडों से खौफजदा नहीं हूँ, बल्कि एहतियात में क्या हर्ज है। इंजॉय करने के लिए जिंदगी में और बहुत कुछ पड़ा है। मैंने कहा, अब तुम दोनों इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं उन दोनों से खुद ही निमट लेता हूँ। तुमने इस सिलसिले में क्या सोचा है वजदान? साहिल ने पूछा। मैंने बताया। मुमताज और शबाना मामूल के अंदाज में इस रेस्टोरेंट से निकलेंगी और अपनी गाड़ी में बैठकर घर की जानिब रवाना हो जाएंगी। इतना कहकर मैंने शबाना की तरफ सवालिया नजर से देखा और पूछा, आप लोगों को मजीद कोई शॉपिंग तो नहीं करना? उसने नफी में सर हिलाया। मैंने बात को जारी रखते हुए कहा, हस्बे मामूल वो दोनों उनके ताकुब में लग जाएंगे, और अगर वो वाकई इनका ठिकाना जानना चाहते हैं तो उन्हें बंगले के दरवाजे तक छोड़ आएंगे। मैंने सांस लेने के लिए थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर कहा, हुंडा 125 के पीछे हम अपनी गाड़ी लगा देंगे। मुनासिब फासला रखते हुए हम उनका ताकुब करेंगे। जब आप दोनों घर पहुंच जाएं तो मैं उनकी खैर खैरियत बड़े शाफी तरीके से पूछ लूंगा। आइडिया तो अच्छा है, शबाना ने सराहने वाले अंदाज में कहा, लेकिन वजदान, उसके लिए तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। मैंने सवालिया नजर से उसे देखा। साहिल ने चौंके हुए लहजे में पूछा, किस किस्म का वादा शबाना? वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, जब तुम उन गुंडों को छठी का दूध याद दिलाकर फारिग हो जाओ तो सीधे हमारे घर आओगे। वो मुझसे मुखातिब थी। मैंने कहा, तुम्हारा बंगला यहाँ से कितनी दूर है? मुमताज बोली, बाबा ने तुम्हें बाकर अंकल के घर का एड्रेस और फोन नंबर लिख कर दिया था, शायद तुम भूल गए हो। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। मैंने शौक नजर से मुमताज को देखा। साहिल के चेहरे पर कुछ इस किस्म के तासरात उभरे जैसे उसे मेरी वो शौक हरकत पसंद न आई। तब वो बदसूर खामोश रही। शबाना ने बताया, हमारा बंगला यहाँ नजदीक ही है। अब्दुल्ला शाह गाजी की मीज़ार से जो रास्ता सी व्यू की तरफ जाता है, ये बंगला उसी रास्ते पर वाक़ है। तुम आजकल कहाँ ठहरे हुए हो? मुमताज ने मुझसे पूछा। मैंने उसे अपनी अपार्टमेंट्स बिल्डिंग का नाम, फ्लैट नंबर और फोन नंबर एक कागज पर लिख कर दे दिया। मेरी इस जिसारत को साहिल कनकी उसे देखती रही। वो किसी रिवायती बीवी की तरह मेरे मामलात पर नजर रखे हुए थी। शबाना ने पुरजोश अंदाज में कहा, तो एडवेंचर शुरू हो जाए। मैं बिल अदा कर चुका था, इसलिए उठकर खड़ा हो गया और मुमताज की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों निकलो, हम 1 मिनट बाद बाहर आते हैं। जब तक आप हमारी झलक ना देख लो गाड़ी को आगे ना बढ़ाना। ठीक है, मैं समझ गई, शबाना ने पूरी एतमाद अंदाज में कहा। जब वो दोनों रेस्टोरेंट के दाखिली दरवाजे को पार कर गई तो साहिल ने गहरी संजीदगी से कहा, फैतान, लगता है तुम किसी किस्म की हंगामा आराई का फैसला कर चुके हो। गुंडों से निपटने के लिए नासियाना लेक्चरों से काम नहीं चलता साहिल, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। हंगामा परवर लोगों को काबू करने के लिए हंगामा आराई ही की जरूरत होती है। एक लम्हे को रुककर मैंने इजाफा किया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए साहिल, कुदरत ने तुम्हें अच्छा मौका दिया है। कैसा मौका? उसने उलझन ज़दा नजर से मुझे देखा। मैंने कहा, अपनी मेहनत को आजमाने का मौका। तुमने भी तो मार्शल आर्ट्स में खासी महारत हासिल कर रखी है, इस फन को कब काम में लाओगी? वो अपनी मुट्ठियों को इज़रारी अंदाज में खोलने बंद करने लगी। उसके साथ ही साहिल के चेहरे पर दबा दबा जोश भी नजर आने लगा। मुझे उसकी हरकत और सकनात देखकर खुशी महसूस हुई। मैंने रत्मी लहजे में कहा, चलो साहिल। वो दोनों बाहर अपनी गाड़ी में बैठी हमारी झलक देखने की मुंतजिर होंगी। हम दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले और बड़े नॉर्मल अंदाज में चलते हुए अपनी शहराड में आ बैठे। मैंने देखा इस वक्त शबाना की क्रीम कलर टोयोटा क्रोला हरकत में आई और एक जानिब बढ़ गई। तकरीबन 50 गज का फासला रखते हुए हुंडा 125 भी उनके ताकुब में निकल खड़ी हुई। शबाना अपने बंगले की लोकेशन मुझे बता चुकी थी, इसलिए मैंने शहराड और 125 के दरमियान इतना फासला रखा कि वो दोनों गुंडे अपने ताकुब को महसूस न कर सके। इस ताकुब के दौरान में अगर ये फासला बढ़ भी जाता तो मैं उन्हें बासानी ट्रेस कर सकता था, क्योंकि ये तमाम रास्ते अच्छी तरह मेरे देखे वाले हुए थे। मोटरसाइकिल पर सवार वो दोनों अफराद अपने हुलिये और सूरत ही से छटे हुए बदमाश दिखाई देते थे। उन्होंने ब्लू जीन्स पर टी शर्ट पहन रखी थी, एक ही शर्ट ग्रे और दूसरे की ब्लैक थी। वो नायत इत्मीनान से टोयोटा कोरोला के पीछे लगे हुए थे। साहिल ने मुझसे पूछा, फैतान, इन दोनों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जाहिर है वो कोई अच्छे लोग नहीं है, ये तो मैं भी जानती हूँ, वो उलझ कर बोली। दरअसल मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि शबाना के बंगले पर पहुंचकर इनका रवैया क्या होगा।
मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, वो दो किस्म का रवैया जाहिर कर सकते हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने अपनी बात की वजाहत भी कर दी। नंबर 1, वो अपनी मोटरसाइकिल को रोके बगैर आगे निकल जाएंगे और किसी दूसरे रास्ते से अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। ऐसा उस सूरत में होगा अगर वो सिर्फ मनास बाकर का बंगला देखना चाहते होंगे या शबाना और मुमताज का ठिकाना मालूम करना चाहते हों। और दूसरी सूरत क्या हो सकती है? दूसरी सूरत ये कि मुमकिन है वो बंगले से थोड़ा आगे जाकर वापस लौट आएं। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, इस सूरत में वो किसी कार्रवाई का प्रोग्राम भी रखते होंगे। वापस आकर वो इस बंगले और बंगले के मकीनों के खिलाफ कोई भी संगीन कदम उठा सकते हैं। साहिल ने बूझल लहजे में कहा, इसका मतलब है कोई बड़ा फड्डा भी खड़ा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, उन्होंने ख्वाह मुख्वाह सिर्फ मनास बाकर का घर देखने के लिए इतना खटराग नहीं फैलाया होगा। बाकर इस शहर का मारूफ साफी पब्लिशर और एडिटर है। उसे लाखों अफराद जानते होंगे और शबाना के बकौल हजारों लोगों ने उनका बंगला भी देख रखा होगा। साहिल इस बात में सारी लाते हुए बोली, हमें हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। वो तो हम हैं। मैंने कहा, बल्कि मैं तो एवरी रेडी किस्म का बनता हूँ। हर वक्त किसी भी संगीन और रंगीन मसले के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ। सिर्फ मसले के लिए या मामले के लिए भी? वो चुभते हुए अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोली। मामले से उसकी मुराद को मैं बड़ी वजह से समझ गया। उसका वादा इशारा मुमताज की तरफ था। मैंने मसनूई संजीदगी चेहरे पर तारी करते हुए कहा, भाई मामला हो या मसला, एहतियार तो तैयारी में क्या कबाहत है। मुताद और तैयार आदमी कम से कम नुकसान उठाता है, बल्कि मेरा ख्याल है नुकसान उठाता ही नहीं है। वो खफकी अमेद लहजे में बोली, हाँ वहीदान तुम ठीक कह रहे हो। मसले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ तुम मामले के सिलसिले में कभी नुकसान नहीं उठाते हो, हमेशा फायदे ही में रहते हो। मैं तुम्हारी इस बात से इत्तफाक नहीं करूंगा साहिल। मैंने बदसूर 1 to 5 को अपनी निगाह में रखते हुए कहा, एक मामले में तो मैं अभी तक कोई खास फायदा नहीं उठा सका। मैं जितना इस मामले की तरफ बढ़ता हूँ वो उतना ही मुझसे दूर हो जाता है। हम बज़ाहिर साथ साथ नजर आते हैं, लेकिन रेल की दो पटरियों की तरह हमारे दरमियान एक मखसूस फासला हायल है। पता नहीं मैं अपने मामले को कब और कैसे सूदमंद बना सकूंगा। फलसफा अच्छा बोल लेते हो, वो गहरी संजीदगी से बोली। फिर पूछने लगी, तुम्हारे और तुम्हारे मामले के दरमियान ये फासला किसने हायल किया है? वक्त ने। मैंने बेसाख्ता कहा, वक्त तो उसी का गुलाम है जो उसकी कदर करता है। वो अजीब लहजे में बोली, गोया तुम ये कहना चाहती हो कि मैं वक्त की नाकदरी करता हूँ? मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की। फिर तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने महसूस किया उसके वजूद में बेचैनी सी पैदा हो गई थी। शायद वो अंदर ही अंदर अपने आप से उलझ रही थी। हम इस वक्त जिस किस्म की मुहिम पर पेश कदमी कर रहे थे उसका तकादा तो यही था कि हम ज़हनी तौर पर बिल्कुल पुरसुकून रहे, ताकि हमारे आसाब और हाथ पांव हालात को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएं। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग को संभालते हुए दूसरा हाथ साहिल के हाथ पर रख दिया और विंड स्क्रीन के पार देखते हुए बहुत बदले हुए और खुशगवार लहजे में कहा, साहिल तुमने देखा मौसम कितना हसीन हो रहा है, लगता है थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी। वो शांत लहजे में बोली, ठीक कहते हो, संगीन मौसम के बाद हसीन मौसम आता है और फिर बारिशें भी होती हैं जिसमें धुलकर हर शहर निखर जाती है। इससे पहले कि मैं साहिल की बात के जवाब में कुछ कहता, करीम कलर टोयोटा करोला उस स्ट्रीट में दाखिल हो गई जहां मिनास बाकर का बंगला वाक़ था। मैं बुरी तरह उस तरफ मुतवज्जो हो गया। शबाना की गाड़ी अपने आलीशान बंगले के गेट पर रुकी तो मोटरसाइकिल सवार नहायत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ गए। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो मामूल के मुताबिक वहां से गुजरे हों। मैं उस स्ट्रीट की इब्तदा में अपनी कार को रोक चुका था। साहिल ने कहा, फैतान वो तो आगे निकल गए, मेरा ख्याल है वो पलट कर जरूर आएंगे। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। उसने पुरतशवीश अंदाज में कहा, अगर ना आए तो तुम्हारा ताकुब का मकसद अधूरा रह जाएगा। मैंने शबाना की टोयोटा पर नजर डालते हुए कहा, उस गाड़ी को अंदर जाने दो, मुझे उम्मीद है वो बंगले का नंबर वगैरह नोट करने के लिए जरूर एक चक्कर इधर का लगाएंगे। और मैंने जरा तवक्कुफ के बाद इजाफा किया, अगर वो सीधे निकल गए तो हम उनके पीछे लग जाएंगे। ये स्ट्रीट खासी तवील है, मैं उन्हें नजर से उजल नहीं होने दूंगा। मेरी बात खत्म हुई ही थी कि 1 to 5 वापस पलट आई। मेरी पेशगोई के मुताबिक वो बंगले के सामने से गुजरते हुए चंद साथ के लिए रुके। गेट के पहलू में अवेदा नेम प्लेट को बगौर देखा और मोटरसाइकिल घुमाकर बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में एक तरफ रवाना हो गए। मैंने अपनी नीली शहराड़ को उनके पीछे डाल दिया, ताम इतना फासला रखा कि उन्हें ताकुब का एहसास ना हो। तुम्हारे अंदाजे इतने दुरुस्त क्यों साबित हुए हैं? साहिल ने सरसरी लहजे में इस्तफसार किया। मैंने कहा, क्योंकि वो मुंतकी होते हैं। वो बोली, इस अंदाजे में क्या मंतिक पोशीदा थी? मैं समझ गया वो मुझे छेड़ने के लिए इस किस्म के सवालात कर रही थी, वरना ये तो सामने की बात थी कि मोटरसाइकिल सवार अगर उन दोनों के ताकुब में थे तो यकीनन वो उस वक्त तक वापसी का कसद ना करते जब तक वो उनके पते ठिकाने से आगाही ना हासिल कर लेते या फिर किसी किस्म की कार्रवाई ना डाल देते। ये इतनी पेचीदा और पोशीदा बात ना थी जो साहिल की समझ में ना आ सके। मैं जानता था वो कितनी ना समझ थी। मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, साहिल मेरी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा जराइम पेशा अफराद से दस्त तो पंजा करते हुए गुजरा है। मैं उनकी नफ्सियात पर अथॉरिटी हो चुका हूँ। यूं समझ लो कि मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूँ। इसी दौरान में मोटरसाइकिल एक दो गलियां घूमकर सड़क पर आ गई जो साहिल के साथ साथ चलती है। समंदर का ये किनारा सी व्यू कहलाता है। साहिल ने गहरी संजीदगी से पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये दोनों किसके ताकुब में होंगे, शबाना या मुमताज?
मैंने कहा ज्यादा इम्कान तो इसी बात का है कि वो शबाना का ठिकाना मालूम करने उनके पीछे लगे हुए थे। मुमताज जो चंद रोज पहले यहाँ पहुंची है कराची में, उसकी किसी से क्या दुश्मनी। एक लम्हे को खामोश रहने के बाद मैंने मजीद कहा, इस सिलसिले में अपने ज़हन को ज्यादा ना थकाओ। बिल्ली थैले से बाहर आने वाली है, कहीं ये वही बिल्ली तो नहीं जो बोट बेसन वाले वाक़े में एंट्री मारकर गायब हो गई थी। साहिल ने मजाक के रंग में कहा और धीरे से मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट से गाड़ी जगमगा उठी। बड़ी फोर्स थी उसकी मुस्कुराहट में, एक ताजगी और फर्द का एहसास होता था। शायद इसलिए भी कि पिछले कुछ अरसे से वो गैर मामूली संजीदा रहने लगी थी। मैं उसकी इस खुद इख्तियारी संजीदगी से सख्त परेशान था। खुद इख्तियारी इसलिए कह रहा हूँ कि बज़ाहिर उसका सबब नजर नहीं आता था, वरना वो तो एक शौक लड़की थी। साहिल एक ऐसी साथी थी जिसकी हमराई में वीराने में भी बहार उतर आती थी। उसकी उदासी अमेज संजीदगी ने मेरी बहारों को खज़ां के सुपुर्द कर दिया था। ये सारे ख्यालात व एहसासात सेकंड के आधार में हिस्से में मेरे जहन से गुजर गए। मैंने उसके जवाब में उसी का रंग इख्तियार करते हुए कहा, मेरा ख्याल है ये वो बिल्ली नहीं होगी, वो सफेद थी, ये कारी होगी। हम मोटरसाइकिल वालों का ताकुब करते हुए काफी आगे निकल आए। किनारा और विलेज जब पीछे रह गए तो साहिल ने पुरतशवीश लहजे में दरियाफ्त किया, इनको कहाँ घेरने का इरादा है? घेरने के लिए मुनासिब मुकाम का आगाज तो हो चुका है। मैंने गाड़ी से बाहर अंधेरे में घूरते हुए कहा, जिस सड़क पर हम जा रहे थे वो आगे जाकर कहीं कोरंगी के अरीब करीब निकलती थी। ये इलाका तकरीबन सुनसान ही था और रात की तारीकी ने इसके सुनसानपन में रचकर इजाफा कर दिया था। मैंने अचानक गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, हम उन्हें नहीं घेरेंगे बल्कि ये दोनों हमें घेरेंगे। क्या मतलब? साहिल के सवाल में हैरत अमेज उलझन थी। देखती जाओ आगे क्या क्या होता है। मैंने कहा, अपने हाथ पांव और दिमाग को फाइटा फाइटी के लिए तैयार कर लो। दिमाग इसलिए कि हाथ पांव उसी के इशारों पर नाचते हैं। उसके साथ ही मैं तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके बहुत आगे निकल गया। जब हमारे दरमियान खाइल फासला एक फरलांग से बढ़ गया तो मैंने नीली शेराड को सड़क के किनारे रोक दिया। साहिल को मैंने पैसेंजर सीट पर बैठे रहने की हदायत की और खुद गाड़ी से बाहर आकर उसके इंजन से छेड़छाड़ में मसरूफ हो गया। अंदाजा ऐसा ही था जैसे इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई हो। थोड़ी देर में मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक 125 हमारे पास आ रुकी। मैंने मुड़कर उनकी तरफ देखा। ड्राइव करने वाले ने खासे दुरुस्त लहजे में इस्तफसार किया, क्या हो गया है भाई? इंजन में कोई गड़बड़ लगती है। मैंने कहा, गाड़ी अचानक बंद हो गई, स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर तुम्हें इंजन के मामला से कुछ वाकफियत हो तो मदद कर दो। वो दोनों मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी करके नीचे उतर आए। उनमें एक दराज कामत और दूसरा मुतनासिबल कद था। वो जब शेराड के नजदीक आए तो इंजन को फरामोश करके गाड़ी के अंदर देखने लगे। उनकी नजर में हरीसाना चमक को मैंने ताड़ लिया। वो नायत ही आमियाना अंदाज में साहिल को घूर रहे थे। मेरे गुस्से को जब्त करते हुए उनसे कहा, भाई इंजन इस तरफ है। साथ ही मैंने इंजन की जानिब इशारा भी कर दिया, पहले जरा इसे देख लो। गाड़ी के इंजन को तो हम बाद में देख लेंगे, दराज कामत बोला, पहले जरा तुम्हारे इंजन का मुआयना कर लें। उसकी भूखी निगाह साहिल पर जमी हुई थी। हम मजीद किसी डायलॉग की गुंजाइश बाकी नहीं बची थी। मैंने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, हरामजादे उधर क्या देख रहे हो? मेरा इंजन तो इस तरफ है। वो गुस्से से मेरी जानी पलटा तो मैंने एक धुआंधार पंच उसकी खबीस सूरत पर रसीद कर दिया। वो चिल्लाते हुए 2 कदम पीछे गया और हैरत अमेज नफरत से मुझे तकने लगा। शायद मेरी तरफ से उसे इस किस्म के रद्देमल की तवक्को नहीं थी। वो खूनख्वार अंदाज में मुझ पर हमलावर हुआ और पैंतरे बदल बदल कर मुझ पर वार करने लगा। मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो मार्शल आर्टिस्ट था। इस एहसास ने मुझे खुशी दी थी क्योंकि अब मुकाबला करते हुए किसी मदे की तवक्को की जा सकती थी। वो इब्तदा में कराटे की तकनीक आजमाता रहा। मैंने उसके हर हाथ का जवाब दिया। उसकी पेश ना चलती देखकर उसका साथी भी मैदान में उतर आया। उसी वक्त शेराड का दरवाजा खुला और साहिल भी बाहर आकर इस तमाशे में शामिल हो गई। फिर हमारे दरमियान बाकायदा ग्रुप फाइट शुरू हो गई। साहिल ने दराज कामत को संभाली और मैं उसके साथी पर तवज्जो देने लगा। वो भी मार्शल आर्टिस्ट था और उछल उछल कर मुझ पर हमले कर रहा था। मैंने 2-4 खौफनाक किक्स में उसकी तुर्की तमाम शुद्ध कर दी। जख्मी होने के बाद वो अचानक किसी बंदर की मानंद उछलने लगा, फिर बंदर ही की तरह स्टांस बनाकर खड़ा हो गया। मैं समझ गया कि वो मंकी स्टाइल के मुजाहरे का इरादा रखता था। कुंग फू में मुख्तलिफ जानवरों के लड़ने के अंदाज को बाकायदा शक्ल देकर तवील एक्सरसाइज पर मुश्तमिल फार्म बनाए गए हैं। कराटे में जो अहमियत काता की है वही अहमियत कुंग फू में फार्म की भी है। मंकी स्टाइल बंदर का अंदाज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल पंजों और कंधों का किया जाता है। मैंने मद्दे मुकाबिल के स्टांस से भांप लिया कि वो पंजों का कच्चा था। यही नापुख्तगी मुझे उसके कंधों के जाविये में भी नजर आई। गोया उसने बाकायदा किसी चींग कुंग फू मास्टर से वो स्टाइल नहीं सीखा था, बल्कि फिल्में देख देख कर कुछ प्रैक्टिस कर ली होगी। वो ऐसा मौका और वक्त नहीं था कि मैं फाइट को तूल देकर इंजॉय करता। मैंने नी शॉट और स्वीप मार मार कर मद्दे मुकाबिल का मंकी स्टाइल उसकी नाक के रास्ते निकाल बाहर किया। वो लटखड़ाकर संभलने की कोशिश ही में था कि मेरी प्रेशर किक ने उसका एक कंधा बेकार कर दिया। साहिल डटकर अपने मद्दे मुकाबिल का मुकाबला कर रही थी, लेकिन मैंने महसूस किया वो शख्स साहिल पर भारी पड़ रहा था। मैंने पकड़ उसकी जानी बढ़ा और एक भरपूर साइड की दराज कामत शख्स की पुश्त पर रसीद कर दी। वो थोड़ा लड़खड़ाए और डगमगाते कदमों से पीछे चला गया। मैंने फजा में परवाज की और मेरे पाँव का ब्लेड उसकी ठोड़ी पर लगा। ये एक भरपूर फ्लाइंग किक थी।
वो तकलीफ की शिद्दत से कराते हुए जमीन चाटने पर मजबूर हो गया। उसी वक्त मुझे अपने अकब में साहिल की चीख सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, वो बंदर का बच्चा साहिल को अपने नाकस फन से हिरासा करने की कोशिश कर रहा था। एक कंधा बेकार हो जाने के सबब उसकी उछल कूद कुछ ज्यादा ही मुज़हिका खेज हो गई। मैंने लपक कर साहिल की मदद की और मंकी स्टाइल का मुजाहरा करने वाले गुंडे पर स्टैक स्टाइल के 2-4 स्टेप आजमा कर उसे लंबा लिटा दिया। शाओलिन टेंपल में तरबियत के दौरान में मैंने वुशु कुंग फू के मरूज 5 कदीम स्टाइल भी सीखे थे, जिनमें ड्रैगन, टाइगर, लिपार्ड, क्रेन और स्टैग स्टाइल शामिल है। हंसदा, शेर, चीता, गूंज और सांप के लड़ाई के अंदाज में ची बुनियादी किरदार अदा कर दिया। मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज ने मुझे पलट कर देखने पर मजबूर कर दिया। बंदर के बच्चे से मेरी मसरूफियत के दौरान में मुझसे बुरी तरह पिटने वाला वो दराज कामत संभलकर मोटरसाइकिल पर सवार हो चुका था और अपने साथी को हमारे रहमो करम पर छोड़कर वहां से फरार हो रहा था। हुंडा 125 के इंजन की खूबियों से वाकिफ अफराद जानते हैं कि ये किस बला का नाम है। बड़ी बड़ी वारदातों में फरार के लिए ये गाड़ी बहुत मुफीद साबित होती है। मैं बगोड़े मोटरसाइकिल सवार के ताकुब को ज़हन से झटक कर बंदर के बच्चे की जानिब मुतवज्जो हो गया। वो सड़क के किनारे पर धीरे धीरे करा रहा था। मैंने अपनी पिंडली पर चर्मी केस में मौजूद खंजर को निकाला और शिकस्त खोरदा शख्स के पास बैठ गया। फिर दाढ़ से मुशाबा लहज में पूछा, कौन हो तुम लोग? उसके साथ ही मैंने उसकी आंखों के सामने 8 इंच फल वाले हलाकत के इस खंजर को भी लहराया। वो गिया कर बोला, खुदा के लिए मुझे जाने दो। तुम्हारा साथी दुम दुबा कर भाग गया। मैंने खंजर की नोक उसके गाल पर चुभोते हुए कहा, तुम भी सर पर पांव रखकर निकल जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा थोड़ा ही, बस जाते जाते मेरे चंद सवालात के जवाब देते जाओ। अपनी बात खत्म करते हुए मैंने खंजर की नोक पर दबाव बढ़ा दिया। वो तकलीफ ज़्यादा लहजे में बोला, इस कातिल खंजर को हटा लो प्लीज, तुम जो पूछोगे मैं बताऊंगा। यह खंजर तो फिलहाल नहीं हट सकता, पहले तुम सच बोलकर खुद को काबिल एतमाद साबित करो, मैंने 2 टोक अंदाज में कहा। वो कोई जाए फरार ना पाकर मिनमिनाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो? मैं सवाल कर चुका हूँ, मैंने खंजर के दस्ते पर कुछ और दबाव बढ़ाते हुए कहा, तुम कौन हो और किसके लिए काम करते हो? वो लड़ती हुई आवाज में बोला, हम फ्रीलांसर हैं, जो भी हमसे काम लेना चाहिए हम माकूल मुआवजे पर उसका काम कर देते हैं। फ्रीलांसर? मैंने तंजिया लहजे में कहा, गोया किराए के गुंडे हो। मैंने गुस्सीली नजर से उसे देखा, तुम मुआवजे पर जो कुछ भी करते हो उसमें कौन कौन से काम शामिल हैं? हर किस्म के काम, उसने बताया, जेब तराशी से लेकर कत्ल तक, हर नोयत के काम। माशाल्लाह, मैंने जहर खून अंदाज में कहा, तुम्हारा पेशा नायत मुअद्दद और काबिल फख्र है। वो बोला, क्या करें, पेट का दोज़ख तो किसी न किसी तौर भरना ही पड़ता है ना। पेट का दोज़ख भरने के लिए खुद को जानवी क्यों बना रहे हो? मैंने खंजर की नोक से उसके गाल पर खून की एक लकीर खींचते हुए कहा, अपनी इन स्याह कारियों में मार्शल आर्ट्स को क्यों बेहुरमत कर रहे हो? वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। मैंने जैसे उसके गाल में मिर्चें सी भर दी थी। वो नुकने ज़दा लहजे में मुस्तफसर हुआ, तो तुम कौन हो? अगर मैं तुम्हारे सवाल के जवाब में कहूँ तुम्हारा बाप, तो तुम्हें कतन यकीन नहीं आएगा। मैंने बात के इख्तिताम पर उसके दूसरे गाल को भी रंगीन कर दिया और सख्त लहजे में बोला, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझसे कोई सवाल ना करो और अच्छे बच्चों की तरह शराफत से मेरे सवालों के जवाब देते जाओ। मेरे वैश्याना अंदाज़ो अतवार देख कर वो दहशत ज़दा हो गया और मेरी बात उसकी समझ में आ गई। ना पाए रफ्तन ना चाहे मानदन जैसी सूरत में बड़े से बड़ा फन्ने खां भी ताउन पर आमादा हो जाता है। जेरे दाम आए हुए इंसान नुमा उस बंदर के बच्चे ने बताया कि उसका नाम वकार है और जो आदमी फरार हुआ था उसका नाम आरफ था। वो दोनों कुरंगी के इलाके में रहते थे और आर्डर पर मुख्तलिफ किस्म के जराइम करते रहते थे, यही उनका रोजगार था और वो अपने काम से काम रखने के आदी थे। अपने फायदे और नुकसान पर गहरी निगाह रखते हुए वो ये धंधा भी कर रहे थे। मैंने पूछा, तुम दोनों करीम कलर टोयोटा करोला का ताकुब क्यों कर रहे थे? टोयोटा करोला के जिक्र पर उसने चौंक कर मुझे देखा। अब उसकी समझ में आया कि मैं किस सवाले से उसकी जान पर अजाब बना हुआ हूँ। उसकी वहशत में कुछ और इजाफा हो गया। वो नईफ आवाज में बोला, हम उस लड़की का ठिकाना मालूम करना चाहते थे। कौन सी लड़की? मैंने पूछा। टोयोटा करोला में तो 2 लड़कियां थी, वो जो इंडियन हीरोइन माधुरी डिक्शित जैसी है। मेरे सीने से एक तवील सांस खारिज हुई। वो मुमताज का जिक्र कर रहा था। हमारा अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। हमारा ख्याल था वो दोनों मिनास बाकर की बेटी शबाना का ताकुब कर रहे होंगे। मैंने वकार से पूछा, तुम इंडियन हीरोइन की कॉपी का ठिकाना क्यों मालूम करना चाहते थे? मेरा मतलब है ये काम तुम किसके इमा पर कर रहे थे? मुझे गहरी तशवीश होने लगी थी कि कराची में मुमताज का ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया था जो उसकी क्याम गाह का पता चलाने के लिए किराए के गुंडों की खिदमत हासिल कर रहा था।